तो अब आता है टैक्स फ्री सैलरी, एक होता है टैक्स फ्री सैलरी। तो अब क्या है कि जहाँ पर एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉय को अगर वो टैक्स फ्री सैलरी देता है, कि अगर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से अगर वो ये कहता है कि भाई जो भी आपकी सैलरी पे टैक्स बनेगा वो टैक्स उस एम्प्लॉय के बिहाफ पर कौन देगा, एम्प्लॉयर देगा। तो उस केस में क्या होगा कि जो एम्प्लॉय की इनकम होगी, उस इनकम में सैलरी प्लस जो टैक्स उसने पे किया वो दोनों होगा। लेकिन अगर नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स के ऊपर अगर वो एम्प्लॉय कि नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स जो एम्प्लॉय को मिल रहे हैं उस पर अगर वो एम्प्लॉयर टैक्स देता है तो वो सेक्शन 10(10)(c) में वो एग्जेम्प्ट होगा। वो केवल नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स के केस में ही होगा। ये पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक आता है आपका फीस और कमीशन, जो मैंने पहले बताया कि फीस और कमीशन अगर किसी भी एम्प्लॉय को अगर मिल रहा है, चाहे वो उसके लिए अलग से कॉन्ट्रैक्ट हो किया हुआ उसने, अगर एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय जो है कि इस रिलेशन में अगर एक एम्प्लॉय को कमीशन या फीस मिल रही है तो वो एम्प्लॉय के क्या सैलरी में काउंट होगी, सैलरी एड में ही काउंट होगी। ये ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये डिडक्शन फ्रॉम सैलरी सेक्शन 16। तो इसमें एक दो तरह की एक टैक्स रिजीम चल रही है, वो आपको पता होगा। एक है आपकी ओल्ड टैक्स रिजीम, ठीक है, और एक आपकी है न्यू टैक्स रिजीम। अब न्यू टैक्स रिजीम को गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, बाय डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम है। डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम क्यों है, क्योंकि अगर आप इस ओल्ड टैक्स रिजीम को स्पेशली चूज़ नहीं करते हैं तो आपका जो की इनकम का असेसमेंट किस में हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट आपकी इनकम का असेसमेंट न्यू टैक्स रिजीम में हो जाएगा। इसलिए ये जो न्यू टैक्स रिजीम है ये तो कहलाती है आपकी डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC 1A। और ओल्ड टैक्स रिजीम जो कि एक ऑप्शनल आपको दे रखा है, इसलिए वो ऑप्शनल टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम जो भी आप कहना चाहें, तो वो आपकी ओल्ड टैक्स रिजीम है। तो जो अगर एक असेसी अपने इनकम को टैक्स असेसमेंट जो है उसकी इनकम का अगर ओल्ड टैक्स रिजीम को वो ऑप्ट करता है, और ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर असेसी की इनकम को असेसमेंट हो रहा है, तो उस केस में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगा एक असेसी की, अगर एक असेसी कर रहा हूँ तो इंडिविजुअल अगर आप अपने असेसमेंट के अपनी रिटर्न फाइल करते समय वो चूज़ करता है कि भाई मेरे को अपनी इनकम का असेसमेंट किस टैक्स रिजीम में करना है, वो टैक्स रिजीम अगर वो ऑप्शनल चूज़ करता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम चूज़ करता है, तो वहाँ पर उसको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा वो 50,000 के हिसाब से है। और अगर वो न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करता है तो डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम को, तो उस केस में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 75,000 का होगा। एक और है कि एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है, ध्यान रखना, क्योंकि सरकार के हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंटरटेन करते हैं, बाकी और कोई नहीं करता है। इसलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जब एंटरटेन करता है तो उसको इनमें से लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में उसको क्या मिलेगा, उसको अगर एंटरटेनमेंट अलाउंसेस मिला हुआ है तो उसमें लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में एग्जम्पशन मिल जाएगा या डिडक्शन मिल जाएगा। तो डिडक्शन क्या मिलेगा, 1/5 ऑफ द सैलरी। यहाँ पर ये ध्यान रखना, एक्सक्लूडिंग एनी अलाउंसेस बेनिफिट अदर परक्यूजिट। वो जो सैलरी है उसका एक तरीके से बेसिक है, उसका 1/5 मिलेगा। 1/5 या 5,000 रुपीज़ या एक्चुअल अमाउंट रिसीव, इन तीनों में से जो भी कम होगा वो अमाउंट का आपको डिडक्शन मिलेगा सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। ये पॉइंट ध्यान रखना, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। और एक डिडक्शन आपको मिलता है टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स कहलाता है या टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, लेकिन ये आपको जो है आर्टिकल 276 क्लॉज 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से, वहाँ पर इसकी मैक्सिमम लिमिट सीलिंग दे रखी है, वो 2,500 है। और एक यहाँ पर जो आपको डिडक्शन तभी मिलेगा जब आपने एक्चुअल में ये अमाउंट पे किया हो, ये स्टेट लगाता है, ये ध्यान रखना। और अगर आपने एक्चुअल में जो अमाउंट पे किया है उतना ही मिलेगा। वैसे भी स्टेट पे ये जो है मैक्सिमम सीलिंग यहाँ पे 2,500 ही है, ठीक है। ये इनकम टैक्स में नहीं दे रखी है, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दे रखा है आर्टिकल 276 क्लॉज 2 में, ठीक है। यहाँ पर उसका डिडक्शन मेंशन कर रखा है सेक्शन 16 में। अब हम आते हैं आपका
सेक्शन 17 सैलरी परक्यूजिट्स एंड प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। ये आपका सेक्शन 17 है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सेक्शन 17 में सबसे पहले सेक्शन 17(1) सैलरी को डिफाइन करता है कि सैलरी के अंदर क्या इंक्लूड होता है, सैलरी में क्या क्या है। वर्चुअली देखा जाए तो सब कुछ सैलरी में काउंट हो जाएगा अगर वहाँ पर जो हमने ऊपर देखा है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप के बीच, अगर वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है और एम्प्लॉयर आपको जो भी दे रहा है वो सैलरी का पार्ट होगा। तो जैसे वेजेस है, आपका एन्युटी हो गई, पेंशन हो गई, ग्रेचुटी हो गई, एडवांस सैलरी हो गई, किसी तरह अलाउंसेस हो गया, आपका कमीशन फीस परक्यूजिट्स हो गई। एक इसमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको अगर एम्प्लॉय का जो प्रोविडेंट फंड है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, यहाँ पे ध्यान रखना, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉय का बैलेंस है उस पर अगर एनुअल एक्रीशन यानी कि किसी भी तरीके का इंक्रीमेंट अगर हो रहा है, वो इंक्रीमेंट टू द एक्सटेंट इट इज़ टैक्सेबल, तो वो टैक्सेबल अगर उस अमाउंट है तो वो टैक्सेबल अमाउंट होगा, आपका सैलरी का पार्ट होगा। जैसे कि वहाँ पर इंटरेस्ट जो उसके क्रेडिट बैलेंस में मिलता है वो 9.5% तक तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा अगर बेनिफिट मिल रहा है तो इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो क्या होगा आपका चार्जेबल टू टैक्स होगा अंडर द हेड सैलरी। इसी तरीके से अगर एक जो सेक्शन 80 CCD में पेंशन जो आपकी गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम है जैसे कि NPS वगैरह में, वहाँ पर गवर्नमेंट या कोई भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अगर उसमें आपकी पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट या कोई आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है तो वो भी क्या होगा, आपकी सैलरी का पार्ट होगा। इसी तरीके से एक अग्निवीर स्कीम गवर्नमेंट ने डिफेंस पर्सन को के रिक्रूटमेंट के लिए चला रखी है। तो उस स्कीम में एक इंडिविजुअल का जो एक अग्निवीर कॉर्पस फंड में एक इंडिविजुअल का अकाउंट बनता है, उसमें जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है, अग्निवीर कॉर्पस फंड एक जैसे आपका प्रोविडेंट फंड का अकाउंट बना हुआ है, NPS का अकाउंट बना हुआ है, ऐसे ही एक इंडिविजुअल का एक अकाउंट बनता है अग्निवीर कॉर्पस फंड में। वो किसका बनेगा, जो अग्निवीर में सेलेक्ट होकर के डिफेंस में आर्मी में सेलेक्ट हो जाएगा। सेक्शन 80 CCH के अंदर जब गवर्नमेंट उसमें कंट्रीब्यूट करती है तो वो भी आपकी उसकी सैलरी का पार्ट माना जाएगा, यानी कि वो भी कुल मिला के टैक्सेबल अमाउंट होगा। ठीक है, यहाँ पर अब पॉइंट आता है हमारा अलाउंसेस का, हम लेते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें जहाँ पर हमने देखा जो भी अमाउंट सैलरी में उसमें एक एम्प्लॉय को मिल रहा है वो सब क्या हो रहा है, पार्ट ऑफ सैलरी हो रहा है, चाहे वो किसी भी रूप में मिल रहा है, अलाउंसेस मिल रहा है, परक्यूजिट्स हैं, ग्रेचुटी, पेंशन, कुछ भी मिल रहा है। इसमें कुछ एग्जाम्पशंस हैं। अलाउंसेस जैसे मान लीजिए मिल रहे हैं तो अलाउंसेस में कई तरह के अलाउंसेस हैं, कुछ फुली टैक्सेबल अलाउंसेस है, कुछ अलाउंसेस हैं जो टू द एक्सटेंट उसमें प्रोवाइड कर रखा है इतना आपका एग्जेम्प्ट होगा, उतना एग्जेम्प्ट होगा, जैसे ग्रेचुटी के अंदर, पेंशन में, और कुछ आपके फुली एग्जेम्प्ट हैं, वो बहुत मामूली। एक अलाउंसेस जो दोनों ही टैक्स रिजीम में आपके पास में फुली एग्जेम्प्ट है, वो है जब अलाउंसेस या परक्यूजिट सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को जो आउट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो आउट ऑफ इंडिया काम कर रहे हैं, वहाँ पर उनकी जो सैलरी मिलती है वो सैलरी तो टैक्सेबल इंडिया में होगी, ध्यान रखना, सैलरी तो यहाँ पे टैक्सेबल होगी इंडिया में, लेकिन जो भी परक्यूजिट्स वहाँ मिल रहे हैं उसको वो परक्यूजिट फुली एग्जेम्प्ट होंगे। ये सेक्शन 10 क्लॉज 7 में आपका दे रखा है। हम देखते हैं ग्रेचुटी। ग्रेचुटी क्या है, एक रिवॉर्ड फॉर लॉन्ग टर्म सर्विस टू एम्प्लॉयर है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 पॉइंट इसमें ध्यान रखने हैं। एक तो पॉइंट ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या एंटिटी में वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल है या नहीं है, इस बेसिस पर क्या है, आपकी ग्रेचुटी का कितना एग्जेम्पशन मिलेगा वो डिपेंड करता है। ठीक है, एक एम्प्लॉय को उसकी ग्रेचुटी पर कितना एग्जेम्पशन मिलेगा ये डिपेंड करेगा कि उस पर, उस ऑर्गेनाइजेशन पर या एंटिटी पर ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल है, कवर्ड है, या वो उस एम्प्लॉय जो है वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं है। ठीक है, सेक्शन 10 क्लॉज 10 ये क्या कह रहा है कि अंडर इनकम टैक्स एक्ट एग्जेम्पशन इज प्रोवाइडेड फॉर डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी। ये यहाँ पे ध्यान रखना, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी जब एम्प्लॉयर को मिलेगी तभी वो ये एग्जेम्पशन होगा। दैट मीन्स ये है जो हम आगे भी देखेंगे कि अगर अपने सर्विस पीरियड में बीच में अगर उसने ग्रेचुटी ले ली तो वो फुली टैक्सेबल है।
एक आते हैं आपकी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, सबसे पहले तो आप वही देख लो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है तो ये तो फुली एग्जाम्प्ट है, इसमें कुछ भी सोचना नहीं है। डेथ कम, लेकिन ये बस ये ध्यान रखना, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी जब मिलेगी उसको रिटायरमेंट पे मिलेगी, वो या तो डेथ पे या रिटायरमेंट पे। तो उस केस में जो ग्रेचुटी अगर उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही है तो वो फुली एग्जाम्प्ट है, उसमें कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, फुली एग्जाम्प्ट है वो। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय दो तरीके के हो गए, एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो पीजी यानी कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है, और एक आपका वो एम्प्लॉय हो गया जो कि पीजी एक्ट 1972 में कवर्ड नहीं है। अब हम देते हैं कि वो दोनों ही केस में कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए इस पॉइंट को यहाँ पे ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का तो फुली एग्जाम्प्ट है ही सही। अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कवर्ड अंडर पीजी एक्ट 1972, अगर वो पीजी एक्ट 1972 में कवर्ड है तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ये कैसे होगा? 15 डेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस एंड पार्ट ऑफ मोर देन 6 मंथ, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर आप पॉइंट याद रखना कि ये जो कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 15/26 होगा, ठीक है। 15 डेज़ की सैलरी तो कैलकुलेट करना है, लेकिन डिवाइड किससे करना है? वो आपको एक मंथ होता है आपका 30 डेज़ का, लेकिन यहाँ पर आपका 26 डेज़ है। और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि जो एक मंथ में 4 आपके संडे आते हैं, वो संडे कोर्ट ने हटा दिए और कहा कि एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलना चाहिए, जो कि कौन से एम्प्लॉय को मिलना चाहिए? जो कि पीजी एक्ट में कवर है। तो जो एम्प्लॉय पीजी एक्ट में कवर है, उस एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट क्या दिया कि एक मंथ में आपके जो 4 संडेज होते हैं, उन संडे को कोर्ट ने कहा कि उसको हटा दिया जाए। तो इसलिए जो 15 डेज़ की सैलरी कैलकुलेशन होगी वो किस बेस पर होगी? 15/26 बेस पर। यहाँ पर आपको सैलरी जो लास्ट ड्रॉन है, जो लास्ट में उसको सैलरी मिली, वो उस बेसिस पे होगा। और नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, यहाँ पर ये भी ध्यान रखना कि कितने ईयर्स की सर्विस उसने करी, प्लस पार्ट ऑफ द ईयर मोर देन 6 मंथ। अगर वो 6 मंथ से ज़्यादा अगर उसकी सैलरी उसकी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस आ रही है तो उसको फुल 1 ईयर में काउंट हो जाएगा, जो हम अभी आगे समझते हैं कैसे होगा। यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि सैलरी का मतलब क्या हुआ। जो मैंने बताया था डीए का, वो यहीं पे आएगा। सैलरी लास्ट रन सैलरी, यानी कि लास्ट में जो उसको सैलरी मिली, प्लस डीए कौन सा होगा? यहाँ पर होगा आपका डीए कंप्लीट फुल है। यहाँ पे डीए में जो भी डीए उसको मिल रहा है वो पूरा काउंट होगा, लेकिन डीए के साथ में उसको कोई भी बोनस, कमीशन या एचआरए कोई भी अदर अलाउंसेस मिल रहे हैं, वो इसमें सैलरी का पार्ट नहीं होगा जब आप इसकी ग्रेचुटी एग्जामिशन निकाल रहे होंगे। यहाँ पे जो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कैसे निकालनी है? अगर मान लीजिए 28 ईयर्स और 11 मंथ उसने सर्विस करी है, ठीक है, एम्प्लॉयर के पास में, तो वो 29 ईयर्स काउंट होगा, यानी राउंड ऑफ हो जाएगा। लेकिन 28 ईयर्स 6 मंथ की है तो 28 ही रहेगा। जहाँ पर अगर 28 ईयर्स 6 मंथ और एक दिन ज़्यादा हो गया तो वो क्या हो जाएगा? पूरा राउंड ऑफ होकर के 29 ईयर्स हो जाएगा, क्योंकि मोर देन 6 मंथ अगर होता ही हम उसको क्या करेंगे? फुल 1 ईयर में काउंट कर लेंगे। तो नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस क्या हो जाएगा उसकी? इस केस के अंदर 29 ईयर्स हो जाएगा। तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में पहले हम क्या कर रहे हैं? इस बेस पर हम उसकी ग्रेचुटी कैलकुलेट करेंगे। ये आपका ग्रेचुटी अमाउंट आएगा यहाँ पर, ये ध्यान रखना, ये ग्रेचुटी अमाउंट आएगा। एक आपका आ गया यहाँ पे 20 लाख रुपीज़, जो कि इस सेक्शन में प्रोवाइडेड है। और ग्रेचुटी एक्चुअली रिसीव, इन जो एक्चुअल में उसको ग्रेचुटी रिसीव हुई, इन तीनों में से जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो मिनिमम अमाउंट आपका एग्जेम्पशन होगा, ठीक है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जो कि पीजीए एक्ट 1972 में कवर्ड नहीं है, उस केस में क्या होगा? पहले हम कैलकुलेट किस बेस पे करेंगे? हाफ मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, लेकिन जो फ्रैक्शन ऑफ द ईयर होगा वो इस केस में इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपको ध्यान रखना, जो पीजी एक्ट में कवर नहीं है, यानी कि जो रूल को फॉलो नहीं करता है, वो आप मान के चलो कि उसको फुल 30 डेज ही काउंट होगा, यानी हाफ मंथ सैलरी 15/30 या 1/2 भी आप कर सकते हो। सैलरी कौन सी होगी वो हम ही देखते हैं। हम नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस ही आएगा, फ्रैक्शन जो भी होगा उसको हम अवॉइड करेंगे। सैलरी कौन सी बेस होगी? जो एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ, जो लास्ट 10 मंथ की सैलरी उसे मिली, उसका हम एवरेज निकाल लेंगे और उसको हम यहाँ पर वो को काउंट करेंगे, प्लस डीए कौन सा होगा? वो डीए होगा जो इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो मैं बात बता रहा था, जो एम्प्लॉय की रिटायरिंग बेनिफिट्स में
काउंट होगा वो ही उतना पोर्शन ही आपका डीए का वो आपको यहाँ पे लेना है। और कमीशन लेना है। कमीशन कैसे लेना है? फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। अगर कमीशन दे रखा होगा, इस तरीके से कमीशन दे रखा होता है कई जगह कि मान लो कि वो 10% ऑफ टर्नओवर, तब तो आप इसको काउंट कर लोगे। अगर दे रखा हो कि वो उसको जो है कमीशन मिलेगा वो ₹25,000 पर मंथ होगा, तो वो जो 25,000 पर मंथ होगा वो आपका क्या होगा? काउंट नहीं होगा। या इस तरीके से दे रखा हो कि आपका 10,000 रुपीज़ फॉर, मान लो इस तरीके से कि ₹10 लाख सेल, फिर आपको दे रखा हो 15,000 फॉर ₹10 लाख टू 15 लाख सेल अगर वो करता है उसका टर्नओवर इतना करता है वो। और अगर 25,000 और अगर वो फॉर मोर देन 15 लाख, तो ये भी काउंट नहीं होगा। काउंट किसी केस में होगा जब वहाँ पर जैसे फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर दे रखा होगा, ये ध्यान रखना। जो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस है, जो हमने पहले जो एग्जांपल लिया था उसी को अगर हम लें तो यहाँ पर 28 ईयर 11 मंथ होगा, तब भी क्या होगा? ये 28 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 11 मंथ तक उसने काम किया लेकिन वो काउंट क्या होगा? 28 ही होगा, 29 नहीं होगा। ये आप ध्यान रखना। तीनों ही केस के अंदर फ्रैक्शन को हम बिल्कुल ही अवॉइड करेंगे। तो 28 ईयर 6 मंथ होगा तब भी 28, 20 ईयर 6 मंथ 1 डेज होगा तब भी 28 होगा। यानी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस को ही काउंट करना है। फ्रैक्शन जो भी होगा उसको हम इस केस में अलाउ काउंट नहीं करेंगे। किस केस में काउंट नहीं करेंगे? जहाँ पर कि उस प्राइवेट या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि पीजीए एक्ट में कवर नहीं है, जिसके ऊपर पीजीए एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। एक तो ₹20 लाख वो सेम है, और एक्चुअली ग्रेच्युटी जो उसको रिसीव हुई है उन तीनों में से जो भी लिस्ट होगा वो यहाँ पर उसका एग्जेम्पशन होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें से नोट करने वाला है कि ग्रेच्युटी अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा एम्प्लॉयर्स से मिल रही होगी तब भी जो मैक्सिमम अमाउंट होगा वो 20 लाख ही रहेगा। यानी कि अगर आपको एक बार पहले आप ग्रेच्युटी एग्जेम्पशन ले चुके हो तो उस केस में आपका क्या होगा कि ये 20 लाख रुपीज़ का प्रोपोर्शनेटली आप कम कर दोगे जितना कि आपको ऑलरेडी एग्जेम्पशन आप ले चुके हो। ये ऐसा हो सकता है कि एक एम्प्लॉयर एक जगह से रिटायर हुआ हो, फिर उसने उसके बाद में कहीं और ज्वाइन की हो और वहाँ पर भी उसने सर्विस करने के बाद में उसको फिर ग्रेच्युटी मिल रही हो। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना कि पॉइंट यहाँ पर ये नहीं है कि रिटायरमेंट की क्या एज है। अगर उसको उस सर्विस से रिटायरमेंट मिल रहा है, वहाँ जहाँ पे वो काम कर रहा है वहाँ से उसको रिटायर हो रहा है वो, तो उस केस में वहाँ पर वो ग्रेच्युटी एग्जेम्प्ट होगी। लेकिन वो सर्विस पीरियड के बीच में ग्रेच्युटी लेता है तब वो फुली टैक्सेबल है। तो यहाँ पर इस चीज़ से नहीं है कि वो 60 ईयर्स करेगा तो ही वो रिटायरमेंट माना जाएगा और उस केस में ही ग्रेच्युटी एग्जेम्प्ट होगी। ये जिस भी कंपनी में या जहाँ पे भी काम कर रहा है वहाँ की उसके रूल्स के हिसाब से अगर वो रिटायर हो रहा है वहाँ पे, तो वो जो उसके रिटायरमेंट पे उसको ग्रेच्युटी मिल रही है तो वो यहाँ पर एग्जेम्प्ट होगी, जो कि वो कैलकुलेशन के बेस पर जो हमने भी देखा था लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग जो भी एप्लीकेबल होगा उस बेस पर उसको एग्जेम्पशन मिलेगा। ग्रेच्युटी जो भी मैं कह रहा था कि ग्रेच्युटी अगर आपको सर्विस पीरियड में अगर मिल रही तो वो तो चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, वो आपको क्या होगा? टैक्सेबल होगी फुली। और सेक्शन 10 में अगर जो एग्जेम्पशन है यानी ग्रेच्युटी में जो एग्जेम्पशन है वो दोनों टैक्स रिजिम में अवेलेबल है। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ओल्ड में ही है, ये न्यू टैक्स रिजिम में भी आपको मिलेगी, जो कि आप कैलकुलेट करेंगे उस बेस पर जो भी आपकी ग्रेच्युटी एग्जेम्पशन आ रही होगी वो आपको दोनों टैक्स रिजिम में अवेलेबल है। सेक्शन 10(10)(a) ये आपको बात करता है किसकी? पेंशन की। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एम्प्लॉय को जो पेंशन मिल रही है उस पेंशन पर क्या एग्जेम्पशन अवेलेबल है और वो एग्जेम्पशन किस में कौन सेक्शन में कवर हो रहा है? वो कवर हो रहा है आपका सेक्शन 10(10)(a). इसको याद रखना। देखो पेंशन होगी दो तरह की होगी, एक तो आपकी कम्यूटेड पेंशन होती है, एक आपकी अनकम्यूटेड पेंशन होती है। अब कम्यूटेड पेंशन और अनकम्यूटेड पेंशन क्या है? एक तो अनकम्यूटेड पेंशन का मतलब हो गया जो रेगुलर पीरियोडिक पेमेंट आपको हो रहा है, जैसे सैलरी मिलती है हर महीने की आपको मिल रही है।
एक कम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेड क्या हो जाएगा कि आपका जैसे फॉर एग्जांपल आपको जो पीरियोडिक पेमेंट आपको हर महीने मिल रहा है, उस पेमेंट का आज की डेट में अगर सम करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल के और लम सम में वो अमाउंट आपको दिया जाए तो वो आपका कम्यूटेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल इसको इस तरह से समझते हैं कि मान लीजिए एक एम्प्लॉय को 10,000 की पेंशन मिल रही है। यहाँ पर जो पेंशन कैलकुलेट होती है, पहला पॉइंट ये समझने का है कि वो पेंशन हमेशा कैलकुलेट किस पे, तो उसकी एक टेबल होती है और वो एक एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेड लाइफ के बेस पर कैलकुलेशन की जाती है। मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं जिनके बेस पर इनकी कैलकुलेशन की होती है। अब एक एम्प्लॉय मान लो 60 ईयर्स में रिटायर होता है। इसको अभी समझने के लिए अब एक सिंपल सी बात कर रही है कि इसको इस तरीके से समझते हैं कि एक पर्सन को अगर मान लो 1,000 रुपीज़ पर मंथ अगर मिल रहे हैं, ठीक है, तो 12,000 रुपीज़ पर मंथ मिले और 5 ईयर्स के बाद में इसको टोटल अमाउंट कितना मिला, 60,000 मिला। तो वो 60,000 रुपीज़ कैसे मिल रहा है उसको, 1,000 रुपीज़ पर मंथ और 5 ईयर्स तक वो हर महीने उसको एक 1,000 रुपीज़। लेकिन अगर वो पर्सन ये कहता है कि मुझे आज की डेट में जो 60,000 रुपीज़ पर मंथ दे रहे हो वो ना दे करके मुझे आज की डेट में लमसम अमाउंट दे दिया जाए, तो वो लमसम अमाउंट उसको जब उसकी जो 60,000 रुपीज़ जो उसको इतने मंथली पेमेंट में मिल रहा है उसकी आज की डेट में जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो प्रेजेंट वैल्यू क्या कहलाएगी, उसकी कम्यूटेड अमाउंट कहलाएगा। और वो जो लमसम में पेमेंट होगा वही आपकी कम्यूटेड पेंशन होती है। तो ये जैसे फॉर एग्जांपल अगर 10,000 उसकी पेंशन बन रही है और अगर इसका 40% को वो कम्यूट कर देता है कि भाई उसकी पेंशन का 40% कम्यूटेशन हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें 4,000 रुपीज़, और अगर वो 60 ईयर्स में मान लीजिए रिटायर होता है और उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ जैसे मान लो सपोज करो कि 75 ईयर्स है, अब उसको ये 4,000 रुपीज़ पर मंथ आगे 15 ईयर्स तक मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर उसकी जो 40% ऑफ उसकी पेंशन को हम कम्यूट करके क्या होगा, एक लमसम में एक अमाउंट आज उसको दे देंगे। तो जब उसकी कम्यूटेशन हो गया ये 40% का, तो रिमेनिंग क्या होगा कि जो रिमेनिंग क्या होगा 6,000 रुपीज़, ये 6,000 रुपीज़ पर मंथ उसको मिलता रहेगा एज ए सैलरी। तो वो तो 6,000 तो क्या कहलाएगा, उसका अनकम्यूटेड पेंशन जो उसको पर मंथ मिलेगी, और जो 4,000 रुपीज़ का हमने कम्यूटेशन करके जो अमाउंट उसको लमसम में मिला वो उसका कम्यूटेड पेंशन कहलाएगी। ये पॉइंट थोड़ा सा समझना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि दो तरीके की गवर्नमेंट एम्प्लॉय का तो एक सिंपल सा है, जो भी मिलेगा फुल एग्जेम्प्ट है, सोचना ही नहीं है। अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात आ जाती है, तो कैलकुलेशन सारी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की के लिए ही है, ठीक है। तो एक तो आपकी वो है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि आपका उसको ग्रेच्युटी मिल रही है, और एक है जिसको ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है। तो अगर वो मान लीजिए उसको ग्रेच्युटी जब मिल रही है तो उस केस में कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड और कितना परसेंट उसका कम्यूटेशन हुआ, ठीक है, उसका उसको 1/3 जो है वो एग्जेम्प्ट होगा। और अगर उसको ग्रेच्युटी अगर उसको नहीं मिल रही होगी तो इस अमाउंट का, जितने अमाउंट की ग्रेच्युटी उसको कम्यूटेशन के बाद में मिला अमाउंट मिला है उसका आपका क्या करोगे, उसका 50% उसका यहाँ पर एग्जेम्प्ट होगा। ये एक एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा। इसको एग्जाम्पल से हम इसको बेटर समझते हैं। ये एक एग्जाम्पल लेते हैं चलो, कि एम रिटायर्स ऑन 30th जून, ठीक है, ही रिसीव्स पेंशन ऑफ ₹25,000 पर मंथ। ऑन 1 अगस्त 2024 60% ऑफ हिज पेंशन इज कम्यूटेड, 60% को यहाँ पे कम्यूट हो गया, ठीक है। ही रिसीव ₹5 लाख एज ए लमसम पेमेंट। 60% कम्यूटेशन के बाद में उसको जो अमाउंट मिला, वो कितना अमाउंट मिला लमसम में, वो ₹5 लाख मिला। अब पॉइंट आता है कि इस 5 लाख, क्योंकि जो अनकम्यूटेड पार्ट है वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, दोनों के केस में टैक्सेबल होगा एज ए सैलरी। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या है कि उसकी टैक्सेबल पेंशन कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तब तो क्या हो गया कि अनकम्यूटेड पेंशन, हम जैसे मैंने कहा, वो तो क्या होगा, टैक्सेबल होगी हर केस में।
गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट हो, वो तो एज अ सैलरी आपको जो पर मंथ मिल रही है उसकी पॉइंट हो। तो 25,000 उसको वन, यहाँ पे हम उसकी पेंशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम उसकी सैलरी की बात नहीं कर रहे हैं। तो जून तक तो उसको सैलरी मिली होगी रेगुलर, जो वो यहाँ पे हम काउंट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, उसकी पेंशन की हम बात कर रहे हैं। तो जून के बाद में जुलाई की एक को तो उसको क्या हो गया, पूरी 25,000 मिली, और 1 अगस्त से उसकी 25,000 में कम्यूटेड 60% कम्यूटेड हो गई। तो रिमेनिंग क्या होगा, 40% उसको सैलरी मिली अनकम्यूटेड। तो ये नेक्स्ट 8 मंथ तक यानी कि मार्च तक टोटल अमाउंट अनकम्यूटेड पेंशन का कितना मिला उसको, 1,05,000। कम्यूटेड पेंशन कितनी रिसीव हुई थी उसको, 5,00,000 रुपीज़। 10-10 ए के हिसाब से उसको एग्जामेशन कितनी हो गई, 5,00,000 रुपीज़। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, कुछ नहीं बचा। कुल मिलाकर के जो टैक्सेबल कितना अमाउंट होगा, जो कि अनकम्यूटेड पेंशन होगी। अब पॉइंट आता है आपका नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो कि जिसको की ग्रेचुटी मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि हमने अनकम्यूटेड पेंशन कैलकुलेट करी जुलाई से लेकर मार्च तक, वो 1,05,000 आ गई। ठीक है, अब कम्यूटेड पेंशन कैसे क्या निकाली हमने कि 1/3 किसका निकाला हमने, यहाँ पर हमको कैसे क्या करना है कि 5,00,000 रुपीज़, ठीक है, डिवाइडेड बाई आपका 60%। तो यहाँ पे 60% ये करोगे आप, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर 100। ठीक है, और इसका हमने क्या करा, इसका 1/3 लिया, ये इस अमाउंट का 1/3 लिया। यहाँ पे जो उसको लमसम अमाउंट मिला ये, और अगर लमसम अमाउंट जो मिला ये उसकी फुल पेंशन का कितना था, 60% था। तो फुल पेंशन कितनी हो गई, ठीक है, वो अमाउंट हमें एक्चुअली हमने यहाँ पे निकाल लिया, और उसका 1/3 ही यहाँ पर एग्जाम्प्ट होगा। ठीक है, ये अमाउंट आपका कुल आएगा उसका मेरे ख्याल से 8,333 करके आएगा, 8,33,300 के करीब आएगा ये। और उसका 1/3 आपका आएगा 2,77,778। तो इतना अमाउंट जो हमने किया वो आएगा आपका एग्जाम्प्ट होगा, और रिमेनिंग अमाउंट आपका क्या होगा, टैक्सेबल हो गया। तो टोटल अमाउंट क्या होगा, टैक्सेबल हो गया, ये प्लस ये दोनों मिला करके ये उसकी टैक्सेबल पेंशन हो जाएगी। इसको कैलकुलेट करने का ध्यान रखना, 60% है, या तो आप ऐसे कर सकते हो, या इसको ऐसे समझ लो कि भाई आपको 5,00,000 रुपीज़ है, 0.6 यहाँ पे नीचे कर दो, तो आपका ये आ जाएगा 8,33,333, और इसका 1/3 आप करोगे तो आपका ये अमाउंट आ जाएगा। ये था वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसको कि ग्रेचुटी मिल रही थी, वो उसको ग्रेचुटी नहीं मिल रही है। ठीक है, तो अनकम्यूटेड पेंशन तो सेम रहेगी। ठीक है, पॉइंट आएगा कैलकुलेशन में कम्यूटेड पेंशन जो कि एग्जाम्प्ट, उसका एग्जाम्शन कैलकुलेट है। कम्यूटेड पेंशन कितनी मिली उसको, 5,00,000 रुपीज़। और जो एग्जाम्शन वाला जो पोर्शन है वो क्या होगा, सेम इसी तरीके से कैलकुलेट करना है जैसा भी हमने किया था यहाँ पे, कि 5,00,000 रुपीज़ 60% कम्यूटेशन हुआ तो 0.6, ये आपका आ गया 8,33,000। यहाँ पर उसको क्या कितना एग्जाम्शन मिल रहा है, इसको मिलेगा 1/2। तो इसका आप वो कर दोगे 1/2, तो इसका भी यहाँ पर 2 करोगे तो ये 4,06,667 इतना, तो 83,333 यहाँ पर उसकी टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। तो टोटल पेंशन जो भी उसकी होगी वो ये अमाउंट होगा। तो इस पॉइंट को यहाँ पे ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमको इसकी टैक्सेबल पेंशन निकालनी है, और उसमें जो एग्जाम्पशन अमाउंट है वो कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, रिसिप्ट ऑफ ग्रेचुटी के केस के अंदर पॉइंट यह ध्यान रखना है, ये तो सेम ही है दोनों में, ये सेम है। अंतर ये है कि अगर उसको ग्रेचुटी मिल रही है तो 1/3 होगा, और अगर उसको ग्रेचुटी नहीं मिल रही है तो 1/2 ही एग्जाम्प्ट होगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में फुल एग्जाम्पशन है। ये सिर्फ कम्यूटेड पेंशन के बारे में। अब कुछ केसेस के अंदर पेंशन या फैमिली पेंशन अगर मिल रही है तो उस केस में टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। अगर किसी आर्मी पर्सन को, डिफेंस पर्सन को, जो कि इसको परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र मिला हुआ है, इस तरह का गैलेंट्री अवार्ड मिला हुआ है, तो पेंशन अगर रिसीव हो रही है उसको, तो वो पेंशन जो है एग्जेम्पशन हो जाएगी अंडर सेक्शन 10(18) सेक्शन 10(18) में। ठीक है, और फैमिली पेंशन अगर मिल रही है
आर्म्ड फोर्सेस के आफ्टर डेथ, किसी भी आर्म फोर्सेस के आर्म फोर्सेस पर्सन के डेथ के बाद में अगर फैमिली पेंशन उनको मिल रही है तो वो एग्जेम्प्ट है आपकी सेक्शन 10(19) में। ये याद रखना, फैमिली पेंशन की बात कर रहा हूँ मैं, कौन से, जो नॉर्मल में आर्म फोर्सेस की जो है, और वो आफ्टर डेथ की बात कर रहा हूँ, जिसकी डेथ हो चुकी है, वो उसको एग्जेम्पशन है। यहाँ पर एग्जेम्पशन सिर्फ उन्हीं को जिनको गैलेंट्री अवार्ड मिला हुआ है, उन लोगों को उनकी जो पेंशन है उसको सेक्शन 10(18) में एग्जेम्पशन, उनकी पेंशन को एग्जेम्पशन मिला हुआ है। ठीक है। एंटायर डिसेबिलिटी पेंशन, अगर किसी भी पर्सन को उसकी डिसेबिलिटी की वजह से आर्म्ड फोर्सेस से उसको रिटायर कर दिया गया हो और उसको जो पेंशन मिल रही होगी वो पेंशन उसको एग्जेम्प्ट हो गई है, वो एग्जेम्प्ट होगी आपकी एग्जेम्प्ट वाइज सर्कुलर नंबर 13/29 डेटेड, जिससे उसकी पेंशन भी, चाहे वो नेवल का हो, चाहे मिलिट्री हो या एयर डिफेंस में हो, तीनों में से किसी भी जगह का अगर एक कोई डिफेंस पर्सन है तो उस को डिसेबिलिटी की वजह से अगर डिफेंस सर्विसेज से रिटायर कर दिया गया है तो उसको भी एग्जेम्पशन है। अगर फैमिली पेंशन डिफेंस पर्सन के अलावा किसी आर्म्ड फोर्सेस के पर्सन के अलावा किसी और को मिल रही है आफ्टर डेथ में तो टैक्सेबल होगी। वो क्या होगा, यानी नॉर्मल में किसी एम्प्लॉय को, किसी पर्सन को की डेथ के बाद में अगर जो फैमिली पेंशन मिलती है तो उस केस में वो फैमिली पेंशन क्या हो जाएगी, रिसिपिएंट के हाथ में टैक्सेबल होगी अंडर सेक्शन 56 में। पॉइंट याद रखना, ये अंडर सेक्शन 56 में वो टैक्सेबल होगी, और ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उस आदमी की जिसको फैमिली जिसको भी मिल रही है, जैसे एक पर्सन है तो उसकी वाइफ को अगर मिल रही है तो ये उनके हाथ में ये टैक्सेबल होगी अंडर सेक्शन 56 में। और स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा उनको वो सेक्शन 57 में, वो कितना मिलेगा, 1/3 ऑफ सर्च पेंशन या 15,000 रुपीज़ विच एवर इज़ लोअर। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना कि नॉर्मली ये आ सकता है कि किसी भी आर्म्ड फोर्सेस के अलावा किसी और पर्सन को की डेथ के बाद में जब उसको फैमिली पेंशन उसको मिल रही है तो जिसके हाथ में, वो रेसिपिएंट के हाथ में वो टैक्सेबल होगी किसमें, सेक्शन 56 में होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा वो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 57 में 1/3 ऑफ द अमाउंट जो मिल रही है फैमिली पेंशन, और 15,000 रुपीज विच एवर इज लेस। रिसीव्ड फ्रॉम यूएनएसए तो पूरी आपका नॉट चार्जेबल टैक्स रहती है, और पेंशन रिसीव्ड आफ्टर रिटायरमेंट ड्यूरिंग इन एनी अदर केस के अंदर वो सेक्शन 10(10)(a) में मिलेगी, जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन है, ये पॉइंट याद रखना है जहाँ पर ये इस केस में कि पेंशन रिसीव्ड आफ्टर रिटायरमेंट ड्यूरिंग लाइफ टाइम इन एनी अदर केस, वो आपका एग्जेम्पशन है सेक्शन 10(10)(a) में। ठीक है, सेक्शन 10(10)(a) में। ठीक है, यहाँ पर आपका ये जो पेंशन रिसीव्ड आफ्टर रिटायरमेंट ड्यूरिंग लाइफ टाइम बाय एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसने 1 जनवरी 2004 के बाद ज्वाइन किया है, और अदर एम्प्लॉयर्स जो कि एनपीएस के अंदर आता है, वहाँ पर आपको डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगा 80 CCD, आपका 80 CCD क्लॉज 1, 80 CCD क्लॉज 2 और 80 CCD क्लॉज 1B में। ठीक है।